नमस्कार दोस्तों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम हमारे हिस्ट्री के इस तीसरे लेक्चर में स्वागत करते हैं आपका एफएलडी में, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब तक हम 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा। और इस वाले लेक्चर में हम मालमुक डायनेस्टी को, और जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, उसको रियल सेंस में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तक हम बैकग्राउंड समझ रहे थे। अब हम इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, अब आज से हम इसके बारे में डिस्कशन चालू करेंगे। और मेनली इनका जो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी बात करेंगे। और मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ। और बाकी जो लेक्चर है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमको टोटल जो दिल्ली सल्तनत है उसमें ये 5 डायनेस्टीज़ को कवर करना है। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, इसको हम आज से शुरू करेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, शॉर्ट टाइम के लिए आई थी बट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया था। तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे टेन्योर के लिए आई थी, लेकिन एक दो ही रूलर इसके इंपॉर्टेंट है। सैयद डायनेस्टी, यस। और फिर उसके बाद आई थी लोधी डायनेस्टी। तो हमें ये मेन बेसिकली 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में कवर करना, और इसके बाद हम आ जाएंगे फिर किस पर, मुगल्स, स्लेव डायनेस्टी, या फिर जिसे कहते हैं मालमुक डायनेस्टी। उसमें भी टोटल 8 रूलर्स रहे हैं, पर 8 रूलर्स में जो मेन रूलर जो जिसने हमें पढ़ना है, या जो कह सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, रजिया सुल्तानवी टू अ वेरी माइन्यूट एक्सटेंट, नसीरुद्दीन मोहम्मद माइन्यूट एक्सटेंट, और गयासुद्दीन बलबन। मीन्स ये 3 रूलर हमको डीपली पढ़ना है। बाकी ये 2 रूलर एक ओवरव्यू लेना है, और बाकियों का बस नाम याद कर लें तो काफ़ी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा लेक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कि रूल कहा जाता है कि 1206 से 1210 तक था। लेकिन ये 1206 से 1210 तक रूल क्यों था? मैंने तो कहा कि 1192 से देखा जाए तो इंडिया में, जब से सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी तब से, क्योंकि 1192 के बाद देखा जाए तो एक्सपेंशन जो इंडिया में किया वो इसी ने किया। लेकिन हम इसका रूल 1206 से 1210 तक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गया था। और इससे पहले ये किसके अंडर था? मोहम्मद गोरी के अंदर। मोहम्मद गोरी कब मर गया था? 1206 में। और इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें एक महमूद गजनी और एक महमूद घूरी का, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 2 बैटल्स ऑफ तराइन हुई थी। अब जैसे अब तक तो महमूद घूरी जिंदा था। महमूद घूरी कब तक जिंदा था? 1206 तक। अब 1206 मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल चालू हुआ, ये कि हम नॉर्मली हम सबको पता हो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? स्लेव था, उसका गुलाम था। और इसलिए हम इसको गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, और मालमुक डायनेस्टी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर ये गुलाम वंश था तो क्या ये इतने बड़े रूलर का सिर्फ इकलौता ऐसा गुलाम था जिसको पूरा रूल मिल गया? तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इसके टोटल ऐसे 4 बड़े-बड़े गुलाम थे, मतलब जो कह सकते हैं कि जो कि इस राइट को क्लेम करते थे कि इंडिया उन्हें मिलना चाहिए। एक याल्दुस, कबाचा, और तीसरा बख्तियार खिलजी, और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक खुद। बख्तियार खिलजी का हम पिछले लेक्चर में कवर किए हैं कि वो बंगाल गया और बंगाल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बचे याल्दुस और कबाचा, ये मेन राइवल्स थे, जिसमें अगर इंडिया को इसको स्टेबल करना है, इंडिया पे इसको रूल करना है, तो फिर पहले इनको या तो हराना पड़ेगा, या इनके साथ आपको पीस स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर इनके साथ पीस स्टेबलाइज नहीं हुआ तो आपका रूल चल नहीं पाएगा। और मैं आपको चलिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि 1250 में इजिप्ट में भी एक और मालूम, जिसका नेम सेम था, मालमुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इजिप्ट में भी आया था, सेम जैसे कि इंडिया में आया था उसी तरीके से। मतलब कि एक राजा जिसका गुलाम बाद में रूलर बन गया था, तो उसको गुलाम वंश कहने लगे, या मालमुक डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि इन्होंने जो मंगोल्स थे उनको हरा दिया था, वरना मंगोल्स का वेस्टर्न एक्सपेंशन चालू ही था। और उसके बाद जो मालमुक डायनेस्टी थी उसको इजिप्ट में किसने हराया? ऑटोमन्स ने। और इंडिया में किसने हराया? खिलजी ने, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेन अब इस लेक्चर की जो वो कहेंगे क्रक्स, वो यही रहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से अपने रूल को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि उसके मेन 3 राइवल्स थे, जिसमें बख्तियार खिलजी खत्म हो चुका है, अब बच रहे याल्दुज और कवाचा। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम इतने मजबूत हों कि लड़के हरा दें, या फिर उनकी वैसाल स्टेबल जाए, कमज़ोर हो तो उनके अंडर काम करने लगें, या फिर तीसरा रहता है कि उनसे एक फ्रेंडशिप ट्रीटी अलायंस साइन कर लें कि चलो फ्रेंडशिप से रहते हैं, तुम भी इंडिपेंडेंट हम भी इंडिपेंडेंट। तो देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस रास्ते को फॉलो करेगा। अगर हम अपने राजपूत रूलर्स की बात करें तो एक स्ट्रेटेजी होती है, आइदर बैंड और ब्रेक, या तो आप मुड़ जाओ या टूट जाओ। तो राजपूत रूलर्स को मुड़ना पसंद नहीं था, तो एट द एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि वीक रहते थे, बड़े रूलर्स थे, तो टूट जाते थे, मतलब कि उनकी जो कि पूरी टेरिटरी रहती थी उस पर एट द एंड कब्जा हो जाता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो देखा जाए तो इतना ताकतवर भी नहीं था कि याल्दुज और कवाजा को हरा दे, और इतना समझदार भी था कि बैंड और ब्रेक से बेटर है कि फ्रेंडशिप कर ली जाए। तो इसने किस तरीके से याल्दुज और कवाजा से फ्रेंडशिप की वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम कुछ
अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक और नाम था वो था लाख बख्श। ये वन लाइनर फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी वनडे एग्जाम्स में। और गिवर ऑफ लैक्स, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए कभी डोनेट कर दिए होंगे तो इसका नाम लाख बख्श पड़ गया था। और फर्स्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत और मालमुक डायनेस्टी का, और स्लेव डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, टर्किश ओरिजिन का स्लेव था। अंडर महमूद गौरी बिकेम आमिर आखुर। महमूद गौरी ने इसे कौन बना दिया था? आमिर आखुर। आमिर आखुर मीन्स मास्टर ऑफ स्लेव्स, मतलब कि सोच के देखिए एक स्लेव जो कि मास्टर ऑफ स्लेव्स बन गया, मतलब कितना ज़्यादा लॉयल और कह सकते हैं कि डिटरमाइंड पर्सन रहा होगा। और ये बहुत ही करेजियस था और लॉयल था। लॉयल हम देख सकते, लॉयलिटी हम इसकी टाइटल से देख सकते हैं, और करेजियस हम इसको इस चीज़ से देख सकते हैं कि इसने एक्सपेंशन था इंडिया में वो इसी ने सबसे ज़्यादा किया है। और इसका ये बहुत ही एक कह सकते हैं एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर था। और जो बैटल ऑफ दिल्ली थी, जो तराइन बैटल, उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा रोल था, और उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन में इसका रोल था ही। पर हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं था? क्योंकि ये हिंदुओं के लिए उतना टॉलरेंट नहीं था। कह सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन टॉलरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना है। बंगाल में बख्तियार खिलजी का था, वो हम बता ही चुके हैं, जिसने कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। और 1197 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमा द सेकंड को हरा दिया था। भीमा द सेकंड कौन है? भीमा द सेकंड वही है जिन्होंने महमूद गोरी को हराया था। कब? 1178 में। ठीक है, याद आया? ये फैक्ट जो मैं पिछली बार बताया था, और इसका मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर चुका हूँ। और इसी के साथ बता देता हूँ कि एक मैंने नई सीरीज चालू की है, जिसमें कि हम शॉर्ट्स में 1-1 मिनट की वीडियो जो शॉर्ट्स रहती हैं उसके अंदर हम पूरी एंशिएंट इंडिया के रूलर्स को कवर करेंगे और डायनेस्टीज को कवर करेंगे। तो जिससे क्या जल्दी जल्दी आपको याद भी होता रहेगा, और साथ में जो भी कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो भी मैं बताता रहूंगा। तो 1 मिनट का जो वो लेक्चर रहेगा वो हमारी जो कह सकते हैं एक रिवीजन के लिए बहुत मस्ट है। तो आप वो शॉर्ट्स भी देखते रहें। और इसने कॉन्क्यूट किए थे बदायूं, बनारस, चंदावर। 1203 में इसने कलिंजर का फोर्ट कैप्चर कर लिया था बुंदेलखंड से। और इसने 1209 में जाके टाइटल लिया था किसका? सुल्तान का। लेकिन ये इंडिया में कब से? 1192 से है, लेकिन सुल्तान का टाइटल कब ले रहा है? 1209 में। और इसका रूल कब से? 1206 से 1210। और इसने सुल्तान का टाइटल जब लिया तो जो मैन्यूमेशन था, मैन्यूमेशन मतलब जिसमें कि लिख कर आया था कि हम आपको इंडिया का सुल्तान घोषित करते हैं, वो कहाँ से आया था? घुर सुल्तान से, क्योंकि ये घुर सुल्तान का ही कौन था? ये स्लेव था। तो इसको उन्होंने दिया था क्या? मैन्यूमेशन, कि हम आपको यहाँ का सुल्तान घोषित करते हैं। हालांकि वो अब इतने पावरफुल भी नहीं रहे थे, तो वो कह सकते हैं कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये पहले से इंडिपेंडेंट था, बट जो कहते हैं ना कहने के लिए ले लेना, एक स्टाम्प टाइप, वो इसने इनसे ले लिया था। और घुर सुल्तान उस टाइम कौन था? जो महमूद गोरी था। घुरी का जो नेफ्यू था, नेफ्यू जैसे हम कह सकते हैं भतीजा, वो उस टाइम वहां पे रूल कर रहा था। 4 ईयर्स का इसका रूल रहा है। और ये पूरी घुरिद डायनेस्टी थी जिन्होंने इंडिया में यहाँ तक एक्सपेंशन कर दिया था। यहाँ तक क्या तक? बंगाल में कौन आ गया था? हमारा बख्तियार। यहाँ कौन बैठा था? अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ कौन बैठा था? अपना कवाचा। दोस्त, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर्स का इसका रूल था। कैपिटल इसने लाहौर शिफ्ट की थी। लाहौर इसने क्यों शिफ्ट की थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो बख्तियार खिलजी के मरने के बाद यहाँ से इसके अटैक की संभावना खत्म हो चुकी थी। अब अटैक कहाँ से होता? अब अटैक यहाँ से होता, या तो कबाचा करता या फिर अपना याल्दुस करता। तो इसने अपनी कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर लिया, जिससे कि ये यहाँ से गजनी और सिंध से इसका अटैक नहीं हो पाया दिल्ली पर। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोग भी दिल्ली को क्लेम कर रहे थे, क्योंकि वो भी इसी की तरह स्लेव ही थे। और आप एक चीज नोट करिएगा, अब मैं जो हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ इसमें हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। रूलर्स क्यों कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर याल्दुस और जितने भी इनको मैंने जो कहा याल्दुस से डेंजर था, कबाचा से था, किस तरीके से इन्होंने इस डेंजर को खत्म किया। जैसे एक तो कहते हैं ना मन मूवीज जिन पर बनती है, एक मूवी की तरह चलेंगी चीजें। आप देखिएगा, जैसे कि इसको याल्दुस का और कबाचा का डेंजर था, बख्तियार खिलजी का डेंजर खत्म हो चुका है, तो सर हम क्या करें? इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना ली। मैट्रिमोनियल अलायंसेस कैसे बनाई? कबाचा की लड़की से खुद ने शादी कर ली, और याल्दुस अपनी बहन की शादी याल्दुस से करवा दी। ठीक है, अब पीस आ गया। क्यों? क्योंकि अब तो रिश्तेदारी हो गई। और जो इल्तुतमिश था, अपनी लड़की की शादी किससे कर दी? इल्तुतमिश से कर दी। इल्तुतमिश भी इसका एक स्लेव था, तो इल्तुतमिश को कौन बना लिया? इसने दामाद बना लिया। और कुछ टाइम के लिए इसने गजनी भी कैप्चर कर लिया था, लेकिन जैसे ही याल्तुत वहां पे वापस गया तो गजनी से वापस चला गया। हार्डली 50 दिन के लिए इसने कैप्चर किया हुआ। और जो हसन निजामी था वो इसका कोर्ट पोएट था। और यही एक कारण है कि अगर हम कभी कभी कहते हैं कि हम लोग मुस्लिम रूलर्स या दिल्ली सल्तनत को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, बाकी हिंदू रूलर्स को इतना क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ पे लिखने का कल्चर काफ़ी था। तो हमको क्या मिल जाते हैं? एविडेंसेस मिल जाते हैं, या पूरी स्टोरीज मिल जाती हैं, राइटिंग मिल जाती है कि हाँ 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 ये हुआ था। अब हमारे रूलर्स की वही गायब है। अब जैसे तैसे देखा जाए तो अशोका की बनाई गई है, तो अशोका के पिलर्स मिले थे। अशोका तो चलो बहुत पुराना था, तो उतना उस टाइम राइटिंग प्रैक्टिस था भी नहीं, पर बाकी रूलर्स का भी उतना राइटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और जो राइटिंग मटेरियल अवेलेबल हुई है वो 200 से 300 साल बाद लिखा गया है। जैसे कि पद्मावत, वो इंसिडेंट के 300 साल बाद लिखी गई, तो उसको उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं माना जाता है।
ठीक है, अब जो मेन कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाए थे। तो 1192 से 1199 तक इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोला जाता है अजमेर में? इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो कि यहाँ पे एक मेला लगता था 2.5 दिन का, या फिर एक कारण ये बताया जाता है कि 2.5 दिन के अंदर इसका बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार कर दिया गया था, और ये भी एक संस्कृत स्कूल की बिल्डिंग को तोड़कर बनाया गया था। दूसरा इसने बनाया था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कौन सी मस्जिद बनाई थी? कुव्वत इस्लाम। इसका मतलब ये होता है ट्रिम्फ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जीत। तो ये इस्लाम जो भारत में फैलना चालू हुआ था, तो दिल्ली में इस्लाम की जीत को दिखाने के लिए ये बनाया गया। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था 1199 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, ये किसके नाम पर है? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुब मीनार का। और एक चीज याद रखिएगा, मैं पिक्चर लगाना भूल गया, एक मिनारत ऑफ जाम है अफगानिस्तान में। तो जो अफगानिस्तान में मिनारत ऑफ जाम है ना, उसी की कह सकते हैं कॉपी कही जाती है कुतुब मीनार, कि उसको देखकर या उससे प्रभावित होकर ही कुतुब मीनार को बनाने का इसने डिसीजन लिया। और कुतुब मीनार जो थी स्टार्ट इसने करवाई, लेकिन स्टार्ट खत्म होने से पहले 1210 में ये तो चले गए, तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। और अलाउद्दीन ने भी इसमें अलाई दरवाजा वगैरह बनवाए थे। और कुतुब मीनार जो पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना, वो 27 जैन मंदिर और हिंदू टेम्पल्स को तोड़कर बनाया गया था। और ये लाहौर में चौगन खेलते टाइम ही, जिसे पोलो भी कहते हैं, अपने घोड़े से गिर गया और 1210 में मर गया। और इसी कारण अगर आप देखेंगे अपना ये थंबनेल रहता है, इसमें ये देखिए, ये घोड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक गिरा हुआ पड़ा, और ऐसे ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई पोलो खेलते टाइम, तो इसके बाद इसका बेटा गद्दी पे आता है, आराम शाह। और अगर आप इस मैप में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो मेन एक्सपेंशन था वो कितना था? ये एक्सपेंशन था। और ये एक्सपेंशन आके किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। तो इस मैप से आपको समझ आएगा कि मेन एक्सपेंशन या फिर जो मेन जो कहते हैं, क्योंकि 4 साल के रूल में ये क्या था कि एक्सपेंशन या फिर रूल को स्टार्ट किया था, जो कहते हैं ना स्टेबिलाईजेशन, रूल को स्टेबिलिटी दी थी किसने? इल्तुतमिश ने। क्योंकि एक लंबा रूल किया और बाकी अच्छे से एक्सपेंशन करके कंसोलिडेशन किया। इसने एक्सपेंशन तो थोड़ा बहुत किया, बट कंसोलिडेशन उतना नहीं कर पाया। कंसोलिडेशन किसने किया? इल्तुतमिश ने। और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इल्तुतमिश किस तरीके से इसके बेटे आराम शाह को हटाकर गद्दी पर बैठा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने जितने भी राइवल्स थे, कबाचा और याल्दुजिन, सबको किस तरीके से इसने अपने राइवल्स को साइडलाइन किया और किस तरीके से अपने रूल को स्टेबलाइज किया और स्टेबिलिटी लाया रूल में, ये सब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम शाइनिंग ऑफ। थैंक यू। मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ और कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है और पीडीएफ है जो है, वो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू।